हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो मेटलर्जी के अंदर टॉपिक्स कवर किए हुए थे जैसे कि कैल्सिनेशन था, रोस्टिंग था, फ्लक्स था हमारे पास। उसके बाद पायरोमेटलर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा था। पायरोमेटलर्जी के अंदर क्या क्या पढ़ा था कि कौन से मेटल है वो कैसे रिड्यूस हो पाएंगे। बराबर, हमने वहां पर देखा था कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने ये भी सीखा था कि कुछ कुछ जैसे कि अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है या तो एल्यूमिनियम है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पसंद करते हैं। और मान लो कि जो ज्यादा नहीं है रिएक्टिव जैसे कि जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, बराबर है, कॉपर हो गया, तो ये सारे क्रोमियम हो गया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। तो आइए आज हम लोग ये जानते हैं कि बेटर रिड्यूसिंग फाइंड करने की टेक्निक कौन सी है, बराबर है, जिसको नाम दिया जाता है एलिंगम डायग्राम। और बहुत से बच्चे ये थियरी से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये नाम ही ऐसा है सिंगम जैसा, एलिंगम डायग्राम। तो एक साइंटिस्ट का नाम है ये, और उन्होंने डायग्राम जितना अच्छे से दिया हुआ है उसको भी हमने टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं लेकिन सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक डिटेल पता चले और ये डायग्राम आपको क्या कहना चाहता है वो एक्जैक्टली पता चल जाए। बेसिकली ये पूरा डायग्राम जो है वो एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। ये नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, बराबर, ये आप लोग भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि डेल्टा जी जो है ये किसके साथ रिलेट होता है। आप जरा पढ़ो, दिस इक्वेशन रिलेट थर्मोडायनेमिक्स विथ मेटलर्जी, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे और कौन से सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आपको रिएक्शन करना है। दो ही बातें मेन है, एट विच टेम्परेचर एंड विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप हो जाना, बराबर है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें मालूम है कि ये इक्विलिब्रियम ही होता है। क्लियर है इतना? तो डेल्टा जी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है बेटा, जनरली डेल्टा जी फॉर्मेशन, डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, एफ लिखते हैं ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ग्राफ देखोगे तो सारी लाइन जो है वो अपवर्ड जाती है, बराबर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। और आप देख सकते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करो तो ये आपका y हो जाएगा, बराबर है, ये आपका y है, बराबर है, ये आपका क्या है बेटा, t जो है वो x एक्सिस पे ले रहे तो ये एम एक्स ऐसे लिखो, और ये हो जाएगा आपका c यानी कि डेल्टा एच नॉट, बराबर। तो ग्राफ जनरली किसके वर्सेस किसका है, y वर्सेस x का है, यानी कि आप देखो कि टेम्परेचर और डेल्टा जी, तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। वहां पर आपका स्लोप कितना है, स्लोप है वो m इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, बराबर, m इज इक्वल टू क्या है वहां पर, माइनस डेल्टा एस है। क्लियर है इतनी बात है? चलो ये सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आपको क्या ढूंढने में हेल्प करता है कि फाइंड द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या फाइंड द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है। अब जरा ध्यान से इस ग्राफ को ही अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से समझना है कि क्या कहना चाहता है। ये मैथमेटिक्स जैसा है, लिखा हुआ है तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो और अच्छे से हम लोग समझ पाए। चलिए, डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर में ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है, यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है, यानी ये लाइन पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, ये एक कोई भी एक मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन ड्रॉ की है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है, कोई स्पेसिफिक के लिए नहीं, एक हाइपोथेटिकल। अगर आप स्मॉल स्केल के ऊपर ये समझ गए तो बड़े स्केल के ऊपर समझना बहुत ही इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ का, आप देखो कि ये लाइन यहाँ से यहाँ पर जा रही है, इसको मैं लिख रहा हूँ ए पार्ट,
कैपिटल ए पार्ट बराबर है, जो ये पॉइंट के नीचे है, ये पॉइंट के ऊपर है वो कैपिटल बी पार्ट है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल ए पार्ट जो है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के नीचे वाला पार्ट है बराबर है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, नीचे वाला लेस देन 0, ऊपर वाला ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए वाला पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है? जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, आप सही हो। और बी वाला जो पार्ट है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, इसके हिसाब से यहां पर ए पार्ट के लिए आप मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन सोचिए। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है M प्लस O2 इट गिव्स MO। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर आप 1/2 O2 लिख सकते हैं। बट थोड़ा सा जो हम लोग हमारी फीलिंग्स को समझो बेटा, हम लोग समझाने का ट्राई करें। हम लोग स्टोइकियोमेट्री पे भी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग ना करें और समझ ले, ठीक ठाक है। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो तो 1/2 O2 आप लिख सकते हो बराबर। सिंपल सी बात है कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ए पार्ट के लिए डेल्टा जी क्या है बेटा, ए पार्ट के लिए डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हाँ या ना बराबर। चलो खत्म करो कहानी, वहां पर ब्रेक लगाओ। अब उल्टा सोचो कि मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा था वो अगर डिकम्पोज हो रहा है तो ये इक्वेशन बनेगा MO गिव्स M प्लस 1/2 O2 लिख सकते हैं। अब इसके लिए आप देखो कि यहाँ पर नेगेटिव है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना बराबर। रिवर्स रिएक्शन कैसे हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। एक फॉर्मेशन ए पार्ट में फॉर्मेशन और रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने सीख लिया, तो उसमें से हमारा फायदा किसमें है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, याद रखना बराबर है। अच्छा, अभी बी पार्ट पे आ रहा है। किस पार्ट पे आ रहा है, बी पार्ट पे आ रहा है। बी पार्ट पे क्या समझेंगे हम लोग कि मेटल व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो ये वाला पार्ट देखो, यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज पॉजिटिव। तो मैंने लिखा डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ के अंदर, वहां से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसा है वो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी इसी रिएक्शन का हम लोग अगर ये वाला पार्ट देखें कि MO गिव्स M प्लस 1/2 O2, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर फॉर्मेशन बी में ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका रिवर्स पार्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और रिवर्स पार्ट नेगेटिव हो गया यानी स्पॉन्टेनियस, यानी यहाँ पर हमारा ये वाला जो MO में से M बनने का पार्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस हो रहा है। देखो जरा फॉर्मेशन का, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है T1। क्या लिखा हुआ है, T1। तो T1 से, T1 यानी टेम्परेचर है, कोई फिक्स वैल्यू है, T1 टेम्परेचर यहाँ पर टच कर रहा है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए वाला पार्ट जो है नेगेटिव है, यानी कि T1 टेम्परेचर जो है, बिफोर T1 टेम्परेचर, यानी T1 टेम्परेचर से पहले तक ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है वो फेवर करेगा। और आफ्टर T1 यानी T1 से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये कहां पर क्रॉस कर रहा है, ऊपर, वहां पर तो कैसा है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या, बिफोर T1 ऑक्साइड फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस, और उसके आगे जाते हैं आफ्टर T1 डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है रिएक्शन अपने आप होना। आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अब मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसको आप ही को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मेरे पास 3 ग्राफ है, एक सिल्वर ऑक्साइड के लिए, एक HgO के लिए और एक जिंक ऑक्साइड के लिए। क्लियर है इतना? सबके अपने अपने टेम्परेचर हैं, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर को और ये T3 टेम्परेचर को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। Ag2O को अगर डिकम्पोज करूं तो क्या मिलता है, Ag बराबर है Ag प्लस O2। यहाँ पर भी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ बराबर। तो आप 2Ag 1/2 O2 लिख सकते हैं। अगर मैं मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO को अगर मैं डिकम्पोज करवा तो Hg और O2 आएगा बराबर है, और जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग डिकम्पोज करवाए तो जिंक प्लस O2 आएगा बराबर।
चलो, तो ये जनरल इक्वेशन है विदाउट बैलेंसिंग, इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, बराबर। तो तीनों के दिन आप देखो उसमें से क्या हो रहा है वो देखो कि पहला T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर T3 से कम है, यानी कि T1 जो है इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, यानी सबसे लीस्ट टेम्परेचर कौन सा बेटा, T1 टेम्परेचर। तो इसका मतलब T3 के पहले जो दोनों टेम्परेचर है वो कैसे लो टेम्परेचर रेंज है, और लो टेम्परेचर रेंज पे ये दोनों जो ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है लो टेम्परेचर पे। इतना तो मानोगे कि नहीं, दिस बोथ ऑक्साइड डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर, अपने आप ही उसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। जबकि जिंक ऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं है, जिंक ऑक्साइड के केस में आप देखो T3 यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एबोव रिएक्शन, चलो बराबर है। तो अगर हाई टेम्परेचर होता है, जब तुम्हें हाई टेम्परेचर चाहिए तो बेटा वो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर के लिए कॉस्ट ज्यादा लगती है। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम या तो सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे तो होने वाला नहीं है, वो एल्यूमिनियम डायग्राम क्लियरली शो कर रहा है कि ये जो है T3 पे ही होगा, बराबर है। तो अब हमारे पास आता है एक नया, जिसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज ना करे तो ये इसी टेम्परेचर पे होगा, लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करे तो ये जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो जिंक ऑक्साइड जो है उसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप रिड्यूस यानी रिएक्शन करवाओगे कोक या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक प्लस CO देगा, या तो दे सकते हैं आपको जिंक प्लस CO2। अब इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो भी हमें जानना है, लेकिन इससे पहले जो हमारे ग्राफ है, जैसे कि कार्बन में से CO बनना, CO में से CO2 बनना, पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। तो आप इतना कंप्लीट कीजिए। ओके, तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम डायग्राम है उसका सबसे अच्छा सा और मेन बेस क्या है, बराबर है। हमारा एल्यूमिनियम डायग्राम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारी इतनी सारी लाइनें हमें याद रखना, पूरा ग्राफ हमें एक्सप्लेन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें फाइंड करना है कि सबसे अच्छा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आपके ग्राफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो सबसे पहले स्मॉल स्केल पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डेल्टा G फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर का ये एक ग्राफ है, बराबर, जिसमें एक लाइन जो है बेटा वो नीचे आ रही है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। लेटेस्ट इसको हम लोग कहते हैं पार्ट A। C में से CO2 फॉर्मेशन है, पार्ट B जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, वो CO बिकम्स CO2 की है, CO बिकम्स CO2। क्लियर है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके लिए, तो पार्ट A के लिए। A के लिए पहले सोचो, A में इक्वेशन कौन सा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में लिखते रहो। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कैसे बनेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे कि कार्बन जो सॉलिड है प्लस 1/2 O2 इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस केस के अंदर डेल्टा NG इज इक्वल टू NP माइनस NR। हमें मालूम है कि डेल्टा NG का मतलब है क्या है कि मोल्स ऑफ द जो चेंज हो रहा है गैस के अंदर, जो पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो डेल्टा NG जो है वो आपको मालूम है। NP का मतलब क्या, गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा NG। क्या कहेंगे, डेल्टा NG। तो यहाँ पर आप देखो कि गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कितने हैं, 1 में से रिएक्टेंट में ये तो सॉलिड है, ये कैसा है, ये गैस है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे 1 माइनस 1/2, बराबर है। तो ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो कैसे है कि 1 माइनस 1/2 यानी प्लस 1/2।
यानी कि नंबर ऑफ गैसेस मोल्स जो है वो पॉजिटिव आए, बराबर है। हमें मालूम होना चाहिए कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस के अंदर जो है बेटा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्या होती है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब आप खुद सोचेंगे कि जैसे जैसे गैसेस पार्टिकल्स बढ़ेंगे, बराबर है, तभी ये चीज हो सकता है कि डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ, इसका मतलब लिखो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीजेस, बराबर है। गैसियस मोल बढ़ने से क्या बढ़ेगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस विल बी इंक्रीजेस, और एंट्रोपी जो है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि एस जो है वो पॉजिटिव है, एस क्या आ रहा है? हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जो एंट्रोपी बढ़ रही है बेटा, उसकी वजह से आप मेन इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, बराबर है, ऐसा है। इस इक्वेशन में जो तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ रहा है, बराबर, एंट्रोपी जब बढ़ेगा, ये टर्म जब इंक्रीज हो रही है, बराबर है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये टर्म और भी बड़ी होती जाएगी, बराबर। डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही है, लेकिन टेम्परेचर जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस टर्म बिकम्स बिगर वैल्यू, सो मोर वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेल्टा एच, ज्यादा वैल्यू इसमें से माइनस होगी, वो भी कैसी? पॉजिटिव, कैसी? पॉजिटिव। सो मोर पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेल्टा एच, डेल्टा एच में से जैसे जैसे ये पूरा पार्ट टी डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस, टी डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टी डेल्टा एस बढ़ रहा है, और ऐसा लिख सकते हैं कि मोर पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेल्टा एच, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस, डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस, बराबर है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन था, डेल्टा एनजी क्या आया? +1/2, नंबर ऑफ गैसेस मोल विल बी इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये टर्म जो है पूरी टर्म वैसे रहेगी माइनस में ही, यानी कि प्लस प्लस रहेगा तो रहेगा, लेकिन माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म टी डेल्टा एच जो है इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेल्टा एच। जितना ये ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, द वैल्यू बिकम्स लार्जर एंड मोर वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेल्टा एच, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस, एंड डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। सो लुक एट द ग्राफ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इस इक्वेशन के लिए ये कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस, क्लियर कट। यहां पर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। कंप्लीट कीजिए इतना। चलो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में हमें क्या करना है? सी बिकम CO2, सी बिकम CO2। कैसे होगा? कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। यहां पर ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, लॉजिक यही अप्लाई करना है, यानी कि डेल्टा N विल बी Np माइनस Nr, तो यहां पर 1 - 1 यानी कि 0, नो चेंज, गैसेस मोल जो बढ़ भी नहीं रहे, डिक्रीज भी नहीं हो रहे, तो डेल्टा Ng जब आपका 0 आ रहा है तो नो चेंज इन द रैंडमनेस, जब रैंडमनेस में कोई भी चेंज नहीं होता है तो वो स्टेट हमेशा कौन सी हो जाती है? एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी एंट्रोपी चेंज भी कैसा रहा? 0 रहा। तो एंट्रोपी चेंज जब आपका 0 हो जाता है, दैट स्टेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको? इक्विलिब्रियम। जब एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा ए जो हमारा जी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वो लाइन जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेम्परेचर जो है बढ़ाओ घटाओ इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वह डेल्टा एन जी बिकम 0, डेल्टा एस 0 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, और मूविंग ऑन द पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर क्या हो रहा है? पार्ट सी जो हमारा है वो है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना। इसका मतलब कि इक्वेशन ऐसा होगा CO + 1/2 O2 इट गिव्स CO2, इट गिव्स CO2। ये सारे के सारे गैस है, मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में कैसा होगा
लगाओ लॉजिक, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर। तो 1 मोल ये है, माइनस 1.5 ये जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू जो है कैसे आएगी, -1/2। क्या आएगी, यहाँ पर +1/2, यहाँ पर -1/2। तो उसके बेसिस पे बस लिखते जाओ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बराबर डिक्रीजेस। नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। रैंडमनेस भी क्या हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डेल्टा एस बिकम नेगेटिव, बराबर। डेल्टा एंट्रोपी, रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब क्या, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी विल बी डिक्रीजेस। फिर से आ जाओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये टर्म जब आपकी माइनस में आ रही है, ये टर्म आपकी नेगेटिव है, बराबर है, और माइनस बार है टेम्परेचर, यहाँ पर है डेल्टा एच, बराबर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो वैल्यू बड़ी होगी, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डेल्टा एच के अंदर ये चीज जो है वो एडअप हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें एडअप हो रही है। अल्टीमेटली डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा जी विल बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो लुक एट दैट, CO बिकम CO2 वाला ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या था, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो ये लॉजिक है मेन 3 लाइंस का, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर से समझ लो, क्लियर कट है। C से CO कैसे बनाएंगे, ये लाइन है, C + 1/2 will give CO, डेल्टा Ng becomes 1 minus 1/2, तो +1/2, नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीजेस, बराबर है। इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ी, तो डेल्टा इज पॉजिटिव। इसके साथ टेम्परेचर ने मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो होल टर्म विल बी इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेल्टा एच, इट मीन्स व्हाट, डेल्टा जी विल बी डिक्रीजेस। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस लाइन बिकम्स, ये डाउनवर्ड आ रही है, ये डाउनवर्ड आ रही है, बराबर। अच्छा, दूसरी बात, बी पार्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, C + O2 gives CO2, बराबर है। NP - NR, तो 1 - 1 0, कोई चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम। देन लास्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, CO becomes CO2, यानी कि ऐसे बनाएंगे, CO + 1/2 gives CO2, डेल्टा Ng becomes -1/2, एंट्रोपी, नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीजेस, एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस, डेल्टा S becomes negative. This negative when temperature जो है वो तो पॉजिटिव में रहेगा। आप देखो आपके एलिंगम डायग्राम में सारे के सारे जो है टेम्परेचर प्लस में है, तो टेम्परेचर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, सो सम पार्ट विल बी एडेड टू डेल्टा एच, अल्टीमेटली डेल्टा जी इज इंक्रीजेस, ओके, अल्टीमेटली डेल्टा जी इज इंक्रीजेस। दैट्स हाउ द एलिंगम डायग्राम विल बी क्रैक एट एनी लेवल। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखा रहा हूँ जिससे और भी इजी हो जाएगा। पहले आप इतनी सी चीज कंप्लीट। आइए अब हम लोग एक केस डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लो कि हमें जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। जिंक ऑक्साइड जो है, एलिंगम डायग्राम क्यों पढ़ रहे हो आप, बराबर है। एक तो ऑक्साइड फॉर्मेशन का तो दिया हुआ है, लेकिन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जो है बेटा, वो आइदर इट विल बी रिड्यूस बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लाइन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो डाउनवर्ड आ रहा है नेगेटिव से, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, तो C कार्बन यानी कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए है, बराबर है। दूसरा जो है C बिकम CO2 के लिए, डेल्टा जी तो 0 जा रहा है, और पॉजिटिव किसके लिए, तो CO बिकम CO2 के लिए। यानी कि आपको ये वाला कार्बन, ये वाला या तो CO, तीनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। हालांकि ये दोनों तो एक ही है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अलग है, तो अल्टीमेटली 2 ही हुए ना, कि कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, तो सबसे पहली बात कि ये जो ग्राफ है वो ब्लू वाली लाइन जिंक ऑक्साइड के लिए है। जिंक ऑक्साइड कहां कहां पर कौन कौन से पॉइंट को टच कर रही है। जहां पर पहली ब्लैक लाइन को टच करेगी वो T1 टेम्परेचर, दूसरी बार जहां पर टच कर रही है वो T2 टेम्परेचर, और तीसरी बार जहां पर टच कर रही है वो T3 टेम्परेचर लिख लीजिए, बराबर है। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो 2 पॉइंट दिमाग में याद रखना है बेटा। एक पॉइंट ये, जहां पर नोट्स की बात आती है तो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से अपनी नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि वो ज्यादा इजी है।
एनसीईआरटी को सिंपल बना रहे हैं हम लोग, बराबर है। जैसे पूछेंगे तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेटल ऑक्साइड प्लेस हायर इन द डायग्राम। आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी डायग्राम है उसमें जो मेटल ऑक्साइड की लाइन ऊपर है, बराबर है, ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर भी नहीं, लेकिन 2 लाइन ले लीजिए, बराबर है। तो 2 लाइन में जो भी वैल्यू ऊपर है, जो लाइन ऊपर है, मेटल ऑक्साइड प्लेस हायर इन द डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट, वो रिड्यूस हो सकता है उसके नीचे के एलिमेंट के थ्रू। तो रिड्यूस बाय एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस लोअर इन द डायग्राम। तो ये बहुत ही ट्रिक मैंने आपको सिंपल वे में ट्रिक समझाई हुई है कि जो मेटल ऑक्साइड की लाइन ऊपर है उसको अगर रिड्यूस करना है तो बिलो, बराबर, उसके नीचे वाले जितने भी मेटल है उसके थ्रू हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, गिव प्रायोरिटी टू लो टेम्परेचर, बराबर। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, कॉस्ट कटिंग के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या, एक सुटेबल टेम्परेचर जहां पर रिडक्शन हो सके। दूसरी बात, उस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, इस ग्राफ के थ्रू ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये ट्रिक है हमारे पास। जिंक ऑक्साइड सबसे पहले यहाँ पर कट कर रहा है जहां पर T1 टेम्परेचर है, T2 और T3। तो सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है बेटा? T1। वेरी गुड। तो T1 टेम्परेचर हमारा तो फिक्स हो गया कि T1 टेम्परेचर पे ये होगा। T1 टेम्परेचर पे हमारा क्या जा रहा है, T1 टेम्परेचर जहां पर है वो लाइन कौन सी है, तो वो लाइन जो है वो कोक की है, यानी कार्बन यानी कि कोक, उससे रिड्यूस करवाओ। देखते हैं इस टेम्परेचर पे इससे अगर रिडक्शन करवाएंगे, ऑन पेपर तो हम लोग लिखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन तो गिव्स जिंक प्लस CO, और अगर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये हो जाएगा जिंक प्लस CO2। इन दोनों में से फेवरेबल कौन सा है? तो जब कभी भी आप पहला इक्वेशन लिखोगे तो ये दोनों कंडीशन याद करो। पहली बात, गिव द प्रायोरिटी टू लो टेम्परेचर। यस, ये हो रहा है T1 टेम्परेचर पे, CO वाला हो रहा है आपका T3 टेम्परेचर पे, CO वाला आपका हो रहा है T3 टेम्परेचर पे, बराबर। तो दोनों में से T1 इज लेस देन T3, सो फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। ओके, तो T1 टेम्परेचर पे होगा वो पक्का है, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए जा रहा है। सेकंड वाला जो है वो इतना फिजिबल नहीं है, तो लो टेम्परेचर पे यानी ये रिएक्शन। ओके, अब देखो जिसको हमें करवाना है, यानी कि इसकी हम लोग बात करें तो लो टेम्परेचर पे इसका जो डेल्टा जी जो है वो कितना हो रहा है, उस टेम्परेचर पे डेल्टा जी, यहाँ पर देखो डेल्टा जी की वैल्यू कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये डेल्टा जी की वैल्यू है, बराबर है। ये मोर नेगेटिव है, ऊपर वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव। तो इस टेम्परेचर पे T1 टेम्परेचर पे वो डेल्टा जी की वैल्यू भी मोर नेगेटिव है, इसलिए ये वाला जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर है। थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, बराबर है। आने वाले टाइम में हम लोग थोड़ा सा आगे कंटेंट ले जाएंगे, लेकिन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से समझ के लिख लेना, बराबर है। इसमें आप एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे तो भी चलेगा, फिर उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।